एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अब लगभग हमारा रिसर्च का सिलेबस कंप्लीट होने को आया है। बस लास्ट के 2-3 वीडियो और बचे हैं, तो जल्द ही हम पूरा रिसर्च अपना कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो अभी आप देखो तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर चुके हैं। जैसे कि हम अपना सिलेक्शन ऑफ टॉपिक वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, फिर हमने रिसर्च प्रॉब्लम बनानी सीख ली है, ऑब्जेक्टिव पे बात कर लिए, रिव्यू ऑफ लिटरेचर पे बात कर लिए, रिसर्च हाइपोथेसिस की क्या ये आपकी पूरी प्रोसेस थी। ठीक है, डिज़ाइन कैसे करनी है आपको, रिसर्च डिज़ाइन, इस पे हमने बात कर लिया। सैम्पल कैसे करोगे, डेटा कलेक्शन कैसे करोगे, फिर आप एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करोगे, जाकर के डेटा कलेक्ट करके लेके आओगे, डेटा एनालिसिस और हाइपोथेसिस टेस्टिंग करोगे जिसमें आपने स्टैट्स लगाया है। उसके बाद आप जनरलाइजेशन और इंटरप्रिटेशन वाला स्टेप्स आएगा कि जो भी आपके रिजल्ट आए हैं उस पर आप अपना खुद का व्यू भी दोगे और साथ ही साथ आप उसको जनरलाइज भी करोगे। लास्ट स्टेप है आपकी रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो ये सारे स्टेप्स हम अब तक के पढ़ चुके हैं। जितने भी हमारे स्टेप्स हम सब लगभग कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारी लास्ट स्टेज है आज रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, तो आज हमें पढ़ना है कि रिपोर्ट राइटिंग में हमारा क्या होता है। ठीक है, आपने सारा स्टेप कर लिया, आपने इंट्रोडक्शन बना लिया, आपने रिसर्च रिव्यू सिलेक्ट कर लिया, अपना कलेक्ट कर लिया रिव्यू, उसके बाद आपने सैंपल सिलेक्ट कर लिया, सैंपल सिलेक्ट करने के बाद आप जाके डेटा कलेक्ट करके आ गए, आप डेटा के बाद आपने स्टैट्स भी लगा लिया। अब आप सब लास्ट में फाइनल स्टेज क्या करोगे, आप अपनी रिपोर्ट बनानी शुरू करोगे। जो भी काम आपने करा है उसकी एक रिपोर्ट बनाओगे। ठीक है, तो रिपोर्ट हमेशा किस में बनती है, पास्ट टेंस में बनती है। क्यों? क्योंकि हम उसमें ये दिखाते हैं कि हमने ये सारा काम किया था और अब हम लास्ट में बैठ के रिपोर्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो ये सब हमने पहले भी डिस्कस किया है। रिपोर्ट क्या होती है, मैंने एक वीडियो में पूरी अपनी थीसिस दिखाई भी है आपको। तो ये सारा आपका उसके आगे का कंटिन्यू है। ठीक है, तो रिसर्च रिपोर्ट है आपकी। तो रिसर्च रिपोर्ट आपकी होती क्या है, रिसर्च रिपोर्ट है आपकी रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। जो भी आपने पूरी इन्वेस्टिगेशन किया है, ठीक है, उसका रिजल्ट आप लास्ट में निकालते हो। ठीक है, तो वो क्या है आपकी रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब लास्ट में आप जाकर के जब आपका सब कुछ पूरा काम पूरा फाइनल हो चुका है तो आप उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, तो आपका रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जो भी आपने इन्वेस्टिगेशन की है उसका रिजल्ट है हमारा रिपोर्ट। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ रिसर्च। रिसर्च में जो जो काम आपने किया है उसको आप क्या दोगे, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दोगे अपने राइटिंग में। ठीक है, मैंने ये काम किया था, इतने जगह से मैं डेटा कलेक्ट करके लेके आया, ये मेरा सैंपल था, ये मेरा रिजल्ट आया, सब कुछ आप अपना ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दोगे आप रिसर्च का। कम्युनिकेट फाइंडिंग्स एंड रिसर्च वर्क, मतलब आपको क्या करना है, आपकी जो फाइंडिंग्स है और जो रिसर्च वर्क है उसको आप कम्युनिकेट करोगे लोगों को। ठीक है, क्या करना है, मेन रिसर्च रिपोर्ट का काम क्या है कि आप अपनी फाइंडिंग्स को लोगों को बता सको कि मैंने ये काम किया था और इसकी फाइंडिंग्स ये आई हैं। ठीक है, तो इसके अलावा रिपोर्ट एंड हम थीसिस डिजर्टेशन। ठीक है, आपका रिसर्च रिपोर्ट क्या बोलते हैं, रिपोर्ट बोलते हैं, और इसको हम थीसिस बोल सकते हैं, डिजर्टेशन बोल सकते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसको डिजर्टेशन बोला जाता है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इसको थीसिस बोला जाता है। जो रिसर्च की सबसे पहली या दूसरी तीसरी वीडियो में मैंने पूरी रिसर्च आपको दिखाई है कि कौन सी होती है। ठीक है, इसके बाद है आपको रिसर्च के लिए किस लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ताकि आपको ग्रांट मिले और फाइनेंशियली एड मिले, आपको पैसे जो मिले हैं उसको भी आप बताओगे इसमें। ठीक है, फिर है इम्प्लीकेशन और रिकमेंडेशन इन क्लिनिकल प्रैक्टिस एंड एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, जो भी आपका क्लिनिक इम्प्लीकेशन एंड रिकमेंडेशन है, आपने जो भी काम किया है उसको आप रिकमेंड करोगे कि ये काम आपका इस लेवल पे इन लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और यहाँ इसको अप्लाई आप कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपने काम किया आप लोगों को रिकमेंड करोगे कि मेरी ये फाइंडिंग्स आई थी और आप इन फाइंडिंग्स को यूनिवर्सिटीज़ पे, कॉलेज पे, ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद है एक्यूरेसी, कंसाइसनेस एंड क्लियरिटी। ऑनेस्टी और कंप्लीटनेस हमारी रिसर्च में होनी चाहिए। एक तो एक्यूरेसी होनी चाहिए, कंसाइसनेस होनी चाहिए, क्लियरिटी। कंसाइसनेस मतलब संक्षिप्त में अपनी बात करोगे, एग्जैक्ट बात करोगे, संक्षिप्त में अपनी बात करोगे, क्लियर बात करोगे, ईमानदारी से अपनी बात रखोगे आप, और कंप्लीटनेस उसमें होनी चाहिए, ऐसा ना लगे कि आपकी रिसर्च जो है वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, तो ये आपकी रिपोर्ट में ये सब होना चाहिए। पब्लिश इन जर्नल एंड आर्टिकल, आप किस लिए बनाते हो रिपोर्ट, ताकि आप उसे क्या करोगे, बाद में उसका रिसर्च पेपर निकाल करके आप जर्नल्स में अपने आर्टिकल्स को पब्लिश कर सको, ताकि क्या हो, लोगों को पता चले कि इस बंदे ने ये वाली रिसर्च की थी और इसकी फाइंडिंग्स ये आई थी और रिसर्च स्कॉलर को हेल्प मिल सके।
प्रेजेंट इन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, आप कहाँ हैं आप। और इसके अलावा आपने जो भी रिपोर्ट बनाई है, जैसे बहुत से लोग कैंसर पे रिसर्च करते हैं, उसके बाद वो जाते हैं डॉक्टर्स की कॉन्फ्रेंस में और वहाँ जाके अपनी रिसर्च को प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, कि हमने ये रिसर्च किया था, इसकी फाइंडिंग्स ये आई थी। तो आप उसको प्रेजेंट भी कर सकते हो आपने जो भी रिपोर्ट बनाई है। तो रिपोर्ट आपकी फाइनल जो इन्वेस्टिगेशन आपने सब कुछ कर लिया, उसकी जो मोटी सी एक थीसिस हम बनाते हैं, डिसर्टेशन बनाते हैं, वो हमारी रिपोर्ट राइटिंग है, ठीक है। तो इसमें आप देखोगे मैंने अपनी पहली वीडियो में पूरी डिसर्टेशन दिखाई है कि उसमें क्या क्या होता है, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स इन रिसर्च रिपोर्ट है। रिसर्च रिपोर्ट के स्टेप्स क्या क्या होते हैं। प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट, सबसे पहले आप क्या करोगे, एक रफ ड्राफ्ट बनाओगे कि आपको क्या रिसर्च में काम करना है, ठीक है। रफ ड्राफ्ट बनाओगे। लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपको लिखना है उसको आप पहले लॉजिकली एनालिसिस करोगे कि ये मैटर मुझे इंक्लूड करना है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन, फिर आप क्या करोगे, जो भी आपकी फाइनल आउटलाइन है उसको क्या करोगे, आप प्रिपेयर करोगे। आपने पहले रफ आउटलाइन बनाई, फिर उसमें जो भी सब्जेक्ट मैटर था उसको आपने लॉजिकली एनालिसिस किया, उसके बाद आप उसकी फाइनल आउटलाइन को प्रिपेयर करोगे। री राइटिंग एंड पॉलिशिंग, दोबारा से आप उसको लिखोगे, फिर जो भी आपने रफ फेयर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन जो बनाई थी, फिर उसे पढ़ोगे, फिर उसे दोबारा से री राइट करोगे और उसे पॉलिशिंग करोगे, ठीक है, जो उसमें जो गलतियाँ हैं उनको कम करोगे। फिर 5th नंबर पर आएगा प्रिपरेशन फॉर फाइनल बिब्लियोग्राफी, लास्ट में आप फाइनल बिब्लियोग्राफी को ऐड करोगे। 6 नंबर पे है राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, और फिर लास्ट में आप फाइनल ड्राफ्ट को राइट करोगे, लिखोगे, ठीक है, फाइनल थीसिस आप लिखोगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल बिब्लियोग्राफी का मतलब क्या है कि लास्ट में आप ये देखोगे कि आपने किस किस रिसर्चर की जो रिसर्च है वो इंक्लूड किए, तो उनका रेफरेंस आपको देना है, ठीक है। रेफरेंस क्या होता है वो मैंने अपनी पहली, तीसरी, चौथी वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका प्रिपरेशन ऑफ रफ ड्राफ्ट, ठीक है। सबसे पहले आप रफ ड्राफ्ट बनाओगे, एक रफ लेआउट बनाओगे कि हमें क्या क्या अपनी थीसिस में लिखना है। लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर का एक लॉजिकल एनालिसिस करोगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल आउटलाइन बनाओगे। री राइटिंग एंड पॉलिशिंग आप करोगे, उसके बाद फिर उसको ठीक करोगे, उसमें दोबारा से पढ़ोगे, जो गलतियाँ हैं उनको कम करोगे, फिर री राइट करोगे एंड पॉलिशिंग करोगे। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल बिब्लियोग्राफी बनाओगे, उसके बाद राइटिंग द फाइनल ड्राफ्ट, उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट आप लिखोगे, ठीक है। तो ये आपके स्टेप्स हैं, ठीक है, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेप्स है, ये इनको आपको पढ़ना है। इसके बाद स्टेप्स इन थीसिस राइटिंग, थीसिस ये हम पहले भी बहुत अच्छे डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली दूसरी चैप्टर्स में, बहुत अच्छे से ये आपको मैंने पूरा बताया हुआ है। तो स्टेप्स इन थीसिस राइटिंग में सबसे पहले टाइटल पेज बनता है, ठीक है। उसके बाद कंटेंट ऐड करोगे आप, ये पूरी वीडियो वही है जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसमें आपका टाइटल पेज बनेगा जिसमें आप टाइटल लिखोगे अपना, और रिसर्चर अपना एक छोटा सा अपना नाम वगैरह लिखेगा उसमें। उसके बाद कंटेंट डालोगे, कंटेंट में क्या है आपका लिस्ट ऑफ सेक्शन, सब सेक्शन और एक्सेट्रा कंटेंट, सब सेक्शंस एक्सेट्रा कंटेंट वगैरह, मतलब कंटेंट मतलब जो आप एक टेबल बनाते हो शुरू में कि आपकी उसमें कौन कौन से चैप्टर, लिस्ट ऑफ कंटेंट आपके क्या क्या है इसमें, ठीक है। फिर है एग्जीक्यूटिव समरी और एब्स्ट्रैक्ट ऐड करोगे। उसके बाद आपने क्या करना है, समरी और एब्स्ट्रैक्ट उसमें ऐड करना है। ओवरव्यू ऑफ रिसर्च, आप अपनी रिसर्च का ओवरव्यू दोगे, ठीक है। कुछ लोग इसे शुरू में लगाते हैं अपने एब्स्ट्रैक्ट को, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने लास्ट में लगाती हैं, ठीक है। 5th नंबर पे है आपका, फिर 4th नंबर पे आपका आएगा, फिर आप इंट्रोडक्शन ऐड करोगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन बनाना हमने सीखा है, हमने अपनी पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में, उसमें देख लेना, पूरा इंट्रोडक्शन बनाना सीखा है। तो इंट्रोडक्शन में हम अपनी रिसर्च का पर्पस लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि हमारा उद्देश्य क्या है, क्यों हम ये रिसर्च कर रहे हैं, बैकग्राउंड लिखेंगे, क्या कारण था जिसके चलते हमने किया, और जो सेकेंडरी सोर्सेज जिन लोगों ने रिसर्चेज किए उनका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन हम इसमें दे सकते हैं। द मेथड ऑफ इन्वेस्टिगेशन और मेथडोलॉजी ऑफ रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। आप इन्वेस्टिगेशन करने का क्या तरीका आप यूज़ कर रहे हो, ये आपका इंट्रोडक्शन चैप्टर में आएगा, ठीक है। वे ऑफ कंडक्ट रिसर्च एंड कलेक्ट प्राइमरी डेटा, किस तरीके से आप अपना प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का सोच रहे हो। स्कोप आपका ये है, एक्चुअली इसमें सोच रहे नहीं आएगा, इसमें आएगा कैसे किया आपने, क्योंकि पास्ट में चल रही है ना, सोच रहे हो तो हम सिनॉप्सिस में रखेंगे, ठीक है। फिर आपका इसमें स्कोप है, स्कोप में रीजन एंड कॉन्सिक्वेंसेस, एरिया ऑफ रिसर्च, ये सब आएंगे, ठीक है। क्या रीज़न थे, क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या रिसर्च का एरिया आपने ऐड किया, ठीक है। ये सब चीज़ें आपके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर में आएंगी। ये इसमें आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर, आपका रिसर्च मेथडोलॉजी, ये सब आपका इसी में आ जाएगा इंट्रोडक्शन वाले पोर्शन में, ठीक है। फिर 5th नंबर पर आप देखोगे आपका लास्ट जो आएगा फाइंडिंग्स आएगा, ठीक है। जब आप चले गए और जाकर के आप डेटा कलेक्ट लेके आ गए, उसके बाद आपने स्टैट्स लगाया, आपने कैलकुलेशन किया और अपने डेटा को बताया कि हमने क्या क्या काम
निकल के आया है। ठीक है, तो फिर इसमें आप फाइंडिंग एंड रिजल्ट है जिसे आप समराइज करोगे, एनालाइज करोगे और कमेंट फैक्ट करोगे। ठीक है, नो सच डिटेल प्रोवाइड एज इट इज़ लिखते हैं। ठीक है, इसमें कोई खास डिटेल नहीं देंगे। फाइंडिंग एंड रिजल्ट में आपको क्या करना होता है, जो भी आपका रिजल्ट आया है उसको ऐसे का ऐसे ही लिखोगे कि इतने % लोगों ने बोला स्कूल जाना पसंद है, इतने % लोगों ने स्कूल जाना नहीं बोला नहीं पसंद है। और हमें इसमें कुछ नहीं लिखना, जो आपको जो भी फाइंडिंग्स आई है, जो भी रिजल्ट आई है, आपको एज इट इज़ लिखना है। और जो इसका हम आगे डिस्कशन करेंगे वो आगे वाले चैप्टर में करेंगे। ठीक है, कल कंक्लूजन है हमारा 6 चैप्टर आपका कंक्लूजन में क्या है, डिडक्शन फ्रॉम फाइंडिंग्स रिकमेंडेशन। ठीक है, फाइंडिंग आपका कंक्लूजन क्या निकला, आपका जो फाइनल आप बहुत कम शब्दों में, कम लाइंस में, कम चैप्टर्स, कम पेजेस में अपनी बात को कह सकते हो। ठीक है, रिकमेंडेशन में आप ये बताओगे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं जो भी हमने ये निकाला है, तो इसको हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 8th है उसमें आप रेफरेंसेस और बिब्लियोग्राफी वाला चैप्टर दोगे जिसमें आप ये बताओगे कि आपने अपनी रिसर्च में किन किन लोगों का इंट्रोडक्शन लिया है। ठीक है, किन किन लोगों का इंट्रोडक्शन लिया है, तो इससे आपको अपने जो भी रिसर्च का आपने काम लिया है, किसी और रिसर्चर का काम लेकर के आपने अपनी रिसर्च में डाला है, तो उनका पूरा इंट्रोडक्शन आप इसमें दोगे। ठीक है, रेफरेंस एंड बिब्लियोग्राफी में तो ये हम बहुत अच्छे से डिटेल कर चुके हैं। जो रेगुलर स्टूडेंट है उन्हें पता है कि हम 1st, 2nd, 3rd या 4th चैप्टर में हमने ये पूरा बहुत डिटेल में पढ़ा है। शायद 3rd वीडियो है इसकी, तो हमने बहुत डिटेल में उसको पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये हमें दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें सिर्फ अपनी रिपोर्ट राइटिंग पे देखना है। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग में हमें क्या देखना है कि हमारी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो बनती कैसी है। ठीक है, तो क्या क्या उसमें हमें देखना चाहिए। एक तो ये जो हमारी ज़रूरतें, जो हमें पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए जब हम रिसर्च लिख रहे हैं, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है टाइमली प्रिपेयर्ड एंड डिस्पैच। आपकी जो रिसर्च रिपोर्ट है वो सही से समय पर बन जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सालों तक रिसर्च पेपर को लिखने में, रिसर्च रिपोर्ट को लिखने में ही हो, तो एक समय में आपकी प्रिपेयर हो जानी चाहिए, एक समय में डिस्पैच हो जानी चाहिए। नहीं तो आपका डेटा भी जो है उसकी भी एक वैलिडिटी होती है, वो खत्म हो जाएगी। आप मान लो हर डेटा की एक 3 या 4 साल की वैलिडिटी हम मान के चलते हैं, हो सकता है 3-4 साल बाद कुछ नया डेटा आए, कुछ नई चीज़ आए, लोगों की सोच बदलती है, तो डेटा की भी एक अपनी वैलिडिटी होती है। तो हमें समय पे करना है। रिजल्ट फोकस एंड रिजल्ट ओरिएंटेड, इसमें मेन किस पे ध्यान देना है, आपको रिजल्ट की बात करनी है कि रिजल्ट क्या था आपका। ठीक है, क्या आया है, मेन उस पर फोकस होनी चाहिए आपकी रिसर्च रिपोर्ट। शुड बी फैक्चुअल, और इसमें फैक्ट्स की बात करेंगे। आप जो भी बात रखोगे वो फैक्ट्स पे रखोगे। ठीक है, बेस्ड ऑन अ फैक्ट्स, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन एंड वैलिड प्रूफ। ठीक है, किस पे बेस्ड होती है, ये फैक्ट्स पे बेस्ड होती है, वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन और वैलिड प्रूफ पे ये बेस्ड होती है। मतलब आप क्या करोगे, रिसर्च में हवा में कुछ नहीं लिखा जाएगा, जो फैक्ट्स हैं उससे ही आप वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन से ही, वैलिड प्रूफ में ही आप चीज़ों को रख सकते हो। ठीक है, क्लियरली एंड ईजिली अंडरस्टैंडेबल, और ऐसी रिसर्च बनानी चाहिए जो आप आसानी से समझ सके कोई दूसरा भी। ठीक है, और डू नॉट यूज़ हाईली टेक्निकल लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा आपको हाईली टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो यूज़ नहीं करनी है इसमें, ताकि जो पढ़ने वाला है वो उसे समझ नहीं पाएगा। ठीक है, इसके बाद है आपका फ्री फ्रॉम ऑल एरर्स एंड डुप्लीकेशन, मतलब किसी भी तरीके की गलती उसमें बहुत ना हो, हमारी तरफ से कोई भी गलती उसमें ना हो, कोई भी एरर उसमें ना हो, और कहीं से हमने कोई किसी भी पॉइंट को हम बार बार उसमें रिपीट ना करें, डुप्लीकेट उसमें ना करें। ठीक है, डिसीजंस उसमें सही होने चाहिए, जो भी आप डिसीजन बनाओ। अवॉइड प्री रीचिंग ऑन और लेक्चरिंग, मतलब बहुत ज़्यादा लेक्चर्स देना, अपनी बात उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव ओपिनियन डालना, इसको हमें उसमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा उसमें भाषणबाजी हमें कम करनी है उसमें। ठीक है, ठीक है, फिर इसमें क्या है, अवॉइड प्रीचिंग एंड लेक्चरिंग को हमें अवॉइड करना है, ज़्यादा भाषणबाजी उसमें नहीं करनी है। राइट ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी, सिर्फ वही लिखें जो ज़रूरी है। ठीक है, कंपोज शॉर्ट एंड करेक्ट आंसर्स, और जो आप लिखते समय आंसर्स बना रहे हो वो छोटे बनाएं, सॉरी जो सेंटेंस बना रहे हो वो छोटे बनाएं और करेक्ट हों। ठीक है, पर्पसफुल प्रेजेंटेशन, मतलब ऐसा लगे कि हाँ आप अपनी प्रेजेंटेशन में कुछ अच्छी चीज़ बता रहे हो। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हो। ठीक है, रीडर फ्रेंडली होना चाहिए, जो सामने वाला पढ़े वो उसकी भी समझ में आ जाए। व्हाट व्हेन दे नीड टू नो, क्या वो जानते हैं, क्या उनको जानना चाहिए, ये सब चीज़ें आप सोच समझ के लिखें कि सामने वाले के लिए क्या ज़रूरी है, उतना ही आप इसमें लिखें। रीडर फ्रेंडली हो, व्हाट व्हेन दे नीड टू नो, कब उन्हें कितना जानना है। हाउ डू दे लाइक टू नो, और वो कैसे पसंद करेंगे चीज़ों को जानना। नॉलेज, जो भी आपने नॉलेज इन्वेंट की है उसको आप उन तक कैसे पहुँचाओगे। ठीक है, गिव इन्वेस्टिगेशंस एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, अवॉइड रिपीटेशंस एंड रिडंडेंसी। ठीक है, तो ये है आपका। ठीक है, तो रिडंडेंसी है ये, तो जो भी आपकी फालतू चीज़ें हैं, रिडंडेंसी का मतलब होता है जो भी आपकी फालतू चीज़ें हैं उनको आपको इसमें नहीं डालना है, सिर्फ जो चीज़ें आपको इंटरेस्टिंग हो और जो सही चीज़ें हों वही आपको इसमें रखनी है। ठीक है,
एथिकल रिपोर्टिंग स्टाइल, और रिपोर्टिंग स्टाइल ऐसी हो कि वो एथिकल हो। आप ऐसा ना हो कि किसी चीज़ को बहुत ही गालियाँ दे रहे हो, उसमें गंदी भाषा यूज़ कर रहे हो, किसी को हर्ट करने वाली चीज़ें जो है वो उसमें नहीं डालनी चाहिए। ऑर्गेनाइज एंड वेल स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए आपकी रिसर्च, ठीक है। वेल ऑर्गेनाइज एंड स्ट्रक्चर होनी चाहिए, वही दो चीज़ें लिख दी हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके की रिसर्च आपको बनानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है रिसर्च रिपोर्टिंग में यही वही वाली दोबारा चीज़ें हैं, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं इन्हें। प्रेजेंट लॉजिकल एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, जो भी आपका टॉपिक है, जो भी आपके मैटर आपने सिलेक्ट किया है अपनी रिसर्च में डालने के लिए, उसको सही से लॉजिकली एनालिसिस करके आपको डालना चाहिए, सोच समझ के उसे इसमें डालना है। बी ऑब्जेक्टिव, मतलब अपना ओपिनियन उसमें कम डालना चाहिए, और अपनी जो आपकी सब्जेक्टिव थिंकिंग होती है उसे कम डालना चाहिए। मतलब सब्जेक्टिव थिंकिंग का मतलब क्या है कि जो मेरी सोच जो इन्फ्लुएंस है अपने फैमिली से लेकर के, मतलब जो भी मेरा आसपास का एनवायरनमेंट है वो मेरी सोच को इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है। तो वो जो इन्फ्लुएंस सोच है वो मुझे उसमें नहीं डालनी है, मतलब कि मुझे सब्जेक्टिव ओपिनियन जो है वो उसमें अवॉइड करना है, यानी कि ऑब्जेक्टिव बना रहना है मुझे, ठीक है। जो आया है जैसे का तैसा मुझे लिखना है, अपना दिमाग उसमें बहुत ज़्यादा अपनी सोच को उसमें नहीं डालना है, ठीक है। मिनिमम यूज़ ऑफ टेक्निकल लैंग्वेज, बहुत ज़्यादा टेक्निकल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी है, ताकि पढ़ने वाले को समझ में नहीं आएगा, तो ईजी लैंग्वेज उसमें यूज़ करनी है। प्रेजेंट टेंस एंड एक्टिव वॉइस, ठीक है। इसमें हमें यूज़ क्या करना है, प्रेजेंट या पास्ट टेंस आप इसमें यूज़ करोगे, प्रेजेंट भी कर सकते हो, पास्ट भी कर सकते हो, ठीक है। प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस यूज़ करोगे, किसी यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट टेंस यूज़ होता है, किसी यूनिवर्सिटी में पास्ट टेंस में बात करते हैं, ठीक है। मतलब कि मैंने ये काम किया था और मैंने ये काम कर रही हूँ, ठीक है। पास्ट और प्रेजेंट टेंस जो हमारे होते हैं उसमें यूनिवर्सिटी लिखा जाता है। और इसमें एक्टिव वॉइस यूज़ करेंगे, मतलब पैसिव वाले सेंटेंस, जैसे एक्टिव और पैसिव होते हैं ना, कि मेरे द्वारा ये बात कही गई, ये वाले सेंटेंस हमें यूज़ नहीं करना है, हमें करना है कि मैं ये कह रही हूँ, ठीक है। तो इसमें हमें एक्टिव जो पैसिव वाले हैं वो हमें पैसिव वॉइस यूज़ नहीं करना, एक्टिव वॉइस हमें यूज़ करना है, सीधी सीधी बात इसमें हमें कहनी है, ठीक है। ट्रीट द डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी, ठीक है। जो भी आपकी कॉन्फिडेंशियल रखना है आपको, जो भी डेटा आपके पास आया है, ठीक है, जो भी आपका डेटा है उसे लोगों को सब जगह बताना नहीं है कि इस इंसान ने ये वाली बात बोली है, आपको उस डेटा को छुपा के कॉन्फिडेंशियल रखना है उसे, ठीक है। रिवाइज एंड रीराइट, ठीक है, रिवाइज करना है, बार बार आप उसे रिवाइज करोगे रिसर्च रिपोर्ट का, और फिर रीराइट करोगे। यूज़ विजुअल एड्स, ठीक है, विजुअल एड्स भी उसमें यूज़ कर सकते हो आप, फोटोग्राफ वगैरह डाल सकते हो उसमें, ठीक है। रिपोर्ट शुड शो ओरिजिनलिटी, और आपकी जो रिपोर्ट है वो ऐसी लगनी चाहिए कि आप ही ने लिखी है, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से चेप दी है वो, ठीक है। तो ओरिजिनलिटी उसमें होनी चाहिए। इसके बाद इट मस्ट प्रोवाइड रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स, ठीक है। ये आपकी जो रेडी अवेलेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग, जो भी आपकी फाइंडिंग है आपके पास है वो सही सही आपको इसमें बतानी चाहिए। द लेआउट मस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड अकॉर्डिंग विद द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। द लेआउट मस्ट बी अप्रोप्रिएट एंड अकॉर्डेंस विद द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्टिव आपका जो भी रिसर्च रिपोर्टिंग का जो लेआउट है वो आपके ऑब्जेक्टिव के, जो भी आपने रिसर्च का ऑब्जेक्टिव किया डिसाइड किया था उसके अकॉर्डिंग बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। ग्रामेटिकल एरर फ्री रिपोर्ट, ठीक है। जो भी आपकी रिपोर्ट है वो उसमें ग्रामेटिकल एरर जो है वो कम होने चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फाइंडिंग्स, और इसमें क्या होना चाहिए, प्रैक्टिकली एप्लीकेबल फाइंडिंग्स इसमें देखने को मिल चाहिए। मतलब फाइंडिंग्स ऐसी आनी चाहिए कि वो आपका कहीं आप उसको अप्लाई कर सको, उसका इम्प्लीकेशन कहीं हो सके, ठीक है। बिब्लियोग्राफी शुड बी इंक्लूडेड, और आपको पूरी ईमानदारी से जिस भी रिसर्चर की एक भी लाइन अगर आपने किसी की ली है, किसी साइट से ली है, तो आपको ईमानदारी से वो अपनी बिब्लियोग्राफी में मेंशन करनी है कि हमने ये लाइन यहाँ से ली है, इस बंदे की लाइन थी जो हमने अपनी रिसर्च में इंक्लूड की है, ठीक है। तो ये बिब्लियोग्राफी आपको डालनी है ईमानदारी से, ठीक है। फिर है आपका नीट क्लियर टाइप एंड प्रिंटेड, ठीक है। बहुत अच्छे से आप उसे टाइप करोगे, ठीक है, और प्रिंटेड करोगे अपने मटेरियल को, बिल्कुल साफ़ सुथरी टाइप्ड होनी चाहिए और साफ़ सुथरी प्रिंटेड होनी चाहिए आपकी रिसर्च रिपोर्ट, ठीक है। इंडेक्स एंड अपेंडिक्स इंक्लूड, ठीक है। इंडेक्स और इंडेक्स मतलब जो शुरू की कंटेंट है आपका, कंटेंट लिस्ट है वो, और लास्ट में जो अपेंडिक्स लगाते हैं, जो भी आपने टूल्स वगैरह यूज़ किया है वो हम सबसे लास्ट में लगाते हैं, तो वो दोनों आपके ज़रूर होने चाहिए। टेक्निकल डाटा अट्रैक्टिव रिपोर्ट बनाती है, ठीक है। अगर आपका टेक्निकल डेटा होगा तो रिपोर्ट, टेक्निकल डेटा ये सब आपको इंक्लूड करनी चाहिए, और आपकी जो रिपोर्ट है वो अट्रैक्टिव भी लगेगी और अट्रैक्टिव बनानी चाहिए, ताकि पढ़ने वाले सामने वाले को उसमें कुछ इंटरेस्ट बने, ठीक है। सॉल्व इंटेलेक्चुअल प्रॉब्लम्स, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको उसमें इंटेलेक्चुअल ही रखनी है, किसी भी तरीके की गलत चीज़ें उसमें नहीं इंक्लूड करनी है, ठीक है। तो ये हमारे सारे रिसर्च रिपोर्ट के
मेथड्स थे, ठीक है। मतलब रिसर्च रिपोर्ट लिखते समय हमें क्या क्या, एक तो स्टेप्स थे, ये प्रोसेस है हमारी, और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए जब आप रिसर्च रिपोर्ट बना रहे हो तो, ठीक है, और किस तरीके से आप बनाओगे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिसर्च रिपोर्ट फॉर्मेट्स, ठीक है। हमारे रिसर्च रिपोर्ट के क्या क्या फॉर्मेट होते हैं, तो हम बहुत सारे फॉर्मेट्स में अपनी रिसर्च रिपोर्ट को लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे जनरली हम जो होम साइंस वाले हैं, ठीक है, जैसे मेरा HD है, तो जो जनरली हम लिखते हैं वो हम लिखते हैं अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के थ्रू, ठीक है। APA हम यूज़ करते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, मतलब कि जो भी आप रिसर्च लिख रहे हो उसको टाइप करने का, उसमें हर चीज़ इंक्लूड करने का एक फॉर्मेट होता है कि आपको कितने, कहाँ पे आपको रेफरेंस देना है, कितने नंबर का आपने, जैसे कि फॉन्ट कितने साइज़ का होना चाहिए, कितने में आपको स्पेस रखना है, कहाँ आपको पैराग्राफ लगाना है, कहाँ आपको पैराग्राफ चेंज करना है, कितने वर्ड्स का आपका हेडिंग्स होनी चाहिए, हेडिंग्स को बोल्ड करना है, ये सब चीज़ें आपकी हर तरह की जो ये ऑर्गेनाइजेशंस है इन्होंने डिसाइड किए। तो हम इनमें से किसी को लेकर के चलते हैं। जैसे हम जनरली होम साइंस वाले जो हैं वो APA वाले लेके चलते हैं, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन वाला, और जो ये लैंग्वेज वाले होते हैं ये MLA वाले लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे हिंदी की रिसर्च हो रही है, इंग्लिश में कोई रिसर्च कर रहा है, ठीक है, इंग्लिश जो PhD इंग्लिश से करते हैं वो अपनी कोई रिसर्च कर रहे हैं, PhD हिंदी वाले कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो वो MLA वाले लेके चलेंगे, ठीक है। तो MLA और APA में ये अंतर है, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है हमारा अब जो आपकी रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट स्टाइल है, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट का फॉर्मेट स्टाइल, ये क्या है, पर्टिकुलर फॉर्मेट फॉर एवरी फील्ड रिसर्च। हर फील्ड रिसर्च का एक पर्टिकुलर फॉर्मेट हमने डिसाइड किया हुआ है कि जैसे जनरली हम होम साइंस वाले APA वाले लेके चलते हैं, ठीक है। रीडर कैन अंडरस्टैंड इजीली, इससे ना रीडर को पढ़ने में आसानी होती है, उन्हें पता है कि अगर APA में लास्ट में एब्स्ट्रैक्ट लग रहा है तो हमें एब्स्ट्रैक्ट कहाँ मिलेगा, लास्ट में मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा इंक्रीज स्टाइल क्रेडिबिलिटी ट्रस्टेड बाय रिसर्च, ठीक है। इससे आपका जो एक तो स्टाइल इंक्रीज होता है, क्रेडिबल इंक्रीज होता है, विश्वास, आपका विश्वास जो है रिसर्च पे बढ़ता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज अकॉर्डिंग टू द फैमिलियर स्ट्रक्चर, और जो पता है आपको, जो चीज़ आपको फैमिलियर है, आपको पता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में लगता है, तो अगर APA वाली आपको दिखाई दे रही है, होम साइंस की आपको दिखाई दे रही है, तो आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास में ढूंढोगे, कंटेंट आप शुरू में देखोगे, क्योंकि इसमें APA में क्या होता है, कंटेंट आपका शुरू में लगता है, तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, ऑर्गेनाइज होगी आपकी जो फैमिलियर सिचुएशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला है आपका MLA, तो जो सबसे पहली रिपोर्ट है वो है MLA, ऐसा कुछ नहीं है वैसे पहली दूसरी, पर हम पहली में MLA पढ़ रहे हैं, ठीक है। MLA में क्या है, ये है आपका मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल, फुल फॉर्म क्या है इसकी MLA की, मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल, ठीक है, MLA है ये, ठीक है, MLA मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन स्टाइल, ठीक है। तो सबसे पहला MLA, और ये कहाँ यूज़ करते हैं, ये ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स हो गए, लैंग्वेज हो गया, लिटरेचर हो गया, एकेडमिक पेपर, इन सब चीज़ों में यूज़ करते हैं, ठीक है। मतलब अगर ह्यूमैनिटीज़ की कोई वो रिसर्च है, जैसे सोशल साइंस हो गए या इस तरीके की कोई रिसर्च है, लाइफ साइंसेज की रिसर्च है, लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश की कोई रिसर्च है, लिटरेचर आपका इंग्लिश लिटरेचर हिंदी लिटरेचर की रिसर्च है, तो उसमें जो पूरी रिसर्च लिखेंगे वो हम इसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। इन्होंने बता रखा होगा, इनकी पूरी बुकलेट होती है, उस बुकलेट में एक चीज़ बताइए कि कहाँ आप पैराग्राफ लिखोगे, कहाँ आप कोटेशन दोगे, कि राइटर का नाम कहाँ लिखोगे उस पैराग्राफ में, कि जिसका भी आपने पैराग्राफ लिया है, तो एक एक चीज़ इसमें इन्होंने बताई होती है, ठीक है। जैसे कि इसमें देखो, कोटेशन अगर आप किसी का ले रहे हो, ठीक है, इंक्लूड 2 पीसेज इन देयर साइटेशन, ठीक है। अगर आप कोटेशन ले रहे हो किसी भी व्यक्ति का, तो वो कोटेशन आपका, एक तो उसमें उसका ऑथर का नाम दोगे, ठीक है, और उसका पेज नंबर दोगे, ठीक है। समझ में आ गया कि किस ऑथर ने बात कही थी और किस बुक के किस पेज नंबर से आपने ये बात ली है, ठीक है। इसमें रिसर्चर नंबर विदाउट पेजेस, ठीक है, सॉरी, पैराग्राफ नंबर विदाउट पेजेस। इन पोइट्री इंक्लूड द वर्स एंड और लाइन नंबर्स, ठीक है। और पोइट्री में आप क्या करोगे, लाइन नंबर को इंक्लूड करोगे, ठीक है। पोइट्री में आपने क्या यूज़ करनी है, लाइन नंबर को यूज़ करना है, ठीक है। अगर आपने पैराग्राफ भी आप इसमें यूज़ कर सकते हो, पैराग्राफ नंबर विदाउट पेजेस, ठीक है। आपके पास अगर पैराग्राफ है तो आप पैराग्राफ भी इसमें डाल सकते हो बिना पेजेस के, ठीक है। और नहीं तो आपको इसमें पैराग्राफ डालने हैं, या फिर आप पैराग्राफ को पेज नंबर डालने हैं, या फिर आप पैराग्राफ भी डाल सकते हो कि हमने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ से ये चीज़ ली है, ये लाइन ली है, ठीक है। इन टेक्स्ट कोटेशन, अगर आप टेक्स्ट दे रहे हो, ठीक है, टेक्स्ट दे रहे हो यानी कि आपने कुछ टेक्स्ट लिए हैं, कुछ लाइन्स लिए हैं, तो उसमें आप क्या करोगे, 4 लाइन्स लेंथ में, अगर 4 लाइन तक हैं आपकी, मतलब यूज़ कोटेशन मार्क्स, ठीक है। तो आपको क्या देना है, अगर 4 लाइन तक है तो आप क्या दोगे, कोटेशन मार्क्स को यूज़ करोगे, ठीक है। फिर है आपका, अगर आपका इसमें आप क्या दोगे, टाइटल लोगे, अंडरलाइन करोगे टाइटल को, और कैपिटलाइज मेजर, जैसे कि अकॉर्डिंग टू
अगर मैं ये बोल रही हूँ, मैंने ये कोई लाइन बोली है, तो मेरा नाम को क्या क्या है, मेरा नाम सबसे पहले मेरी जो रिसर्च है, जो भी रिसर्च है उसको आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है और कैपिटलाइज मेजर टाइटल, तो जो मेन टाइटल्स है उनको क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, ठीक है, कैपिटल लेटर्स में उनको लिखना है, ठीक है। कैपिटलाइज मेजर वर्ड्स, ठीक है, जो स्टार्टिंग के पहले वर्ड्स हैं उनको क्या करोगे, कैपिटलाइज में लिखोगे, ठीक है। फिर है आपका सोर्स पेज। सोर्स पेज में आप क्या लिखोगे, इसमें टाइटल एज वर्क साइटेड, ठीक है। सोर्स पेज अगर आपने सोर्स पेज कहाँ से लिया है, इन टेक्स्ट साइटेशन, टेक्स्ट साइटेशन आपका नेम ऑफ ऑथर एंड पेज नंबर, कॉमाज नॉट अलाउड, ठीक है। इसमें अगर टेक्स्ट साइटेशन लिया है तो आपको इसमें क्या लेना है, ऑथर का नाम देना है और उसमें पेज नंबर और पेज नंबर लिखना है और ऑथर का नाम लिखना है, कॉमा जो है इसमें नहीं डालना है, ठीक है। ये एमएलए वालों का स्टाइल है, ये कोई भी चीज़ लिखने का, ठीक है। अब डबल स्पेस बिटवीन हेड्स एंड बॉडी टेक्स्ट, ठीक है, हेडर एंड बॉडी टेक्स्ट। आपका जो ऊपर का जो हेडर है उसका रिसर्च का, उसमें आपको डबल स्पेस लिखना डालना है और बॉडी टेक्स्ट डालना है, ठीक है। और जो फॉन्ट है वो आपका 12 का होगा और 1 इंच का उसके बीच में मार्जिन आपको रखना है। फॉन्ट मतलब जो शब्द हैं, आप जो शब्द टाइप कर रहे हो वो टाइप आपको कितने नंबर उसमें करना है, 12 में करना है और 1 इंच का उसमें मार्जिन रखना है, ठीक है। अगर आपने पैरेंथिकल साइटेशन लिया है, ठीक है, पैरेंथिकल साइटेशन मतलब किसी का आपने अगर कोई बात बोली है तो आप कैसे लिखोगे, सिंग कॉमा, तो जैसे सरनेम उसका और 512, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिंह, और आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू सिंह भी आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अगर किसी का रिसर्चर का नाम देना है, मान लो किसी की हमने लाइन ली है, उसने पूरी लाइन हमने लिख दी, तो आप यहाँ पे शुरू में क्या लिखोगे, यहाँ पे शुरू में लिखोगे सिंह, उसका सरनेम अगर सिंह है तो 512, ठीक है, और उसके बाद पूरी लाइन आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो उसका मतलब ये है सिंह 512 ने ये बात बोली है, अकॉर्डिंग टू सिंह भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर बिब्लियोग्राफी में आपने अगर वर्क साइटेड दिया है तो उसमें जैसे कि आप मानो वर्क साइटेड में बिब्लियोग्राफी में आप क्या देखो, अगर आपने किसी का काम लिया है, किसी का रिसर्च ली है, तो आप पहले नाम लिख दोगे उसका, जैसे मान लो सिंह कॉमा दीपा, ठीक है। उसके बाद आप क्या डॉट और उसके बाद उसकी पूरी रिसर्च का नाम फिर ये दोगे, ठीक है, अगर आपने उसकी रिसर्च ली है तो। header is required on first page, then center title at bargaining टू इजी, ठीक है। तो इसमें आपको क्या है, हेडर आपने उसमें ऐड करना है शुरू में फर्स्ट पेज में, ठीक है। फर्स्ट पेज में आपको क्या डालना है, हर हेडर डालना है कि आपकी रिसर्च का नाम क्या है। हेडर क्या होते हैं, जब आपने पेज देखा होगा, हेडर में आप यहाँ पेज देखोगे तो उसके ऊपर यहाँ कुछ कुछ लिखा हुआ होता है, कुछ कुछ नीचे लिखा होता है, तो इसको हेडर बोलते हैं, इसको फुटर बोलते हैं, ठीक है। तो जो ऊपर है वो आपको पहले से ही डालना है कि आपकी कौन सी रिसर्च है। मान लो आपकी ह्यूमन वैल्यूज़ पे काम किया है आपने, तो आपकी रिसर्च का नाम ऊपर ही आ जाएगा, ठीक है। हर पेज के ऊपर आपको वो देखने को मिलेगा, पेज नंबर भी आप इसमें डाल सकते हो, ठीक है। फिर है रनिंग हेड्स हैं आपका, एवरी पेज ऑथर नेम एंड पेज नंबर बोथ फ्लैश राइट, ठीक है, दोनों आपके आने चाहिए राइट में, ठीक है। हर पेज में आपका एक तो ऑथर का नाम आना चाहिए, एमएलए का पढ़ रहे हैं हम ये, ठीक है, एंड पेज नंबर का बोथ फ्लैश राइट, ठीक है, तो उसमें आना चाहिए आपका। इसके बाद शॉर्ट कोटेशन है, अगर आपने छोटी छोटी लाइन्स ली हैं, मान लो दीपा सिंह सेज दैट लिटरेसी एक्सपीरियंस कैन बिकम अ पर्सनल जर्नी एज क्विस्ट ऑफ मीनिंग, ये छोटी कोटेशन है ना, एक लाइन की कोटेशन है, तो इसमें हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इसको ऐसे ही यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। बस नाम लिया और कोटेशन लिखा और यहाँ पेज नंबर आ गया आपका, ठीक है। अगर आप बड़ी कोटेशन ले रहे हो, यानी कि 4 लाइन से भी बड़ी ले रहे हो, ठीक है, 4 लाइन से 3 लाइन से बड़ी ली है आपने, तो पूरा तब क्या लिखोगे, दीपा सिंह डिस्कशन, ठीक है। फिर आप पूरी कोटेशन लिखोगे, उसके टाइटल का नाम लिखोगे, उसके बाद आपके जो भी है और पेज नंबर लिखोगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका रेफरेंस, ये आपका एक तरीके से रेफरेंस स्टाइल भी है, ठीक है। तो ये एमएलए का था। ये बहुत सारे हैं, मैंने बहुत सारे इंक्लूड नहीं किए हैं क्योंकि मुझे लगा कि इतना सारा आप पढ़ोगे तो कंफ्यूज जाओगे। तो एक बार एमएलए और जो एपीए है उसका बस आपको ये देखना है कि कहाँ ऑथर का नाम आता है, कहाँ आपका रिसर्चर का नाम आता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है हमारा एमएलए का, ठीक है। एमएलए की अगर हमने किसी की भी रिसर्च से हम ले रहे हैं तो एमएलए के हिसाब से हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका लास्ट नेम लिखेंगे, ठीक है, फिर फर्स्ट नेम लिखेंगे, फिर उस रिसर्च का टाइटल लिखेंगे, फिर पब्लिशर किसने पब्लिश की है वो बुक, और उसके बाद ईयर पब्लिश क्या ईयर है, ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है इसका एग्जाम्पल, ठीक है। अगर हम किसी बुक में से कोई चीज़ ले रहे हैं तो ठीक है, आप क्या लिखोगे, जैसे ये इसका सरनेम हो गया, ये उसका फुल नेम हो गया, फिर डॉश आया, फिर आपका क्या है, ये आपका पूरा टाइटल आया जिस पे भी उसने काम किया है यहाँ से यहाँ तक,
फिर आपके पब्लिकेशन का नाम आएगा, जैसे बियॉन्ड ही और शी लाइव, ये आपका जो लीवर राइट है ये आपका पब्लिकेशन का नाम है, और ये 2020 में ये जिस बुक जो है पब्लिश हुई थी, इसमें से हमने अपने मतलब का ये वाला पैराग्राफ लिया है। तो इस तरीके से आपको ये एमएलए का मेथड है। इस तरीके से आपको एमएलए के कई सारे मिल जाएंगे। ऐसे ये दिया हुआ है कि जो आपका आर्टिस्ट का नाम दोगे आप एमएलए में, आर्टिस्ट का फर्स्ट नेम दोगे, फिर टाइटल दोगे, उसके बाद डेट ऑफ कंपोजिशन दोगे, किस डेट पे वो छपा है, वर्जन दोगे, पैराग्राफ से लिया है अब नंबर से लिया है, ये सब चीज़ आपको इसमें देनी है। ठीक है, तो ये हमारे क्या कहलाता है, रेफरेंसेस कहलाता है, जो हम एमएलए स्टाइल में लेते हैं। ठीक है, देखो ये एक एग्जाम्पल भी दे रखा है इन्होंने, इसमें ये एक पूरी लाइन उन्होंने ली है। ठीक है, ये पूरी लाइन ले रखी है एक, और ये एल्वोरा करके कोई वो है रिसर्चर, उनका 770 पेज में ये लाइन लिखी हुई थी। ठीक है, अब इसका रेफरेंस देखो ये दिया हुआ है, तो पहले उसका अल्वोरा है, फिर उसके कार्लो, ये मतलब अल्वोरा उसका सरनेम है, कार्ल जो है ये उसका पहला नेम है, फर्स्ट नेम ये है और सरनेम ये है। इसके बाद इसकी रिसर्च का पूरा नाम दिया गया है ये वाला। ठीक है, रिसर्च का पूरा नाम है। इसके बाद ये देखो ये जर्नल का नाम दिया हुआ है जिस किताब में ये बात छपी हुई है। उसके बाद उसका वॉल्यूम दिया गया है, किताब का नंबर क्या है, उस किताब का नंबर दिया है, वॉल्यूम और नंबर दोनों होते हैं। फिर किस डेट पे वो छपा हुआ है ये जर्नल, ठीक है, ये दिया हुआ है किस डेट पे छप के आया है रिसर्च पेपर, किस पेज नंबर पे दिया है ये। ठीक है, और ये वेबसाइट का लिंक भी इन्होंने दे रखा है जिस वेबसाइट से इन्होंने रिसर्च को पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके एक तरीके से जहाँ से भी आप कोई अपनी लाइन लिखते हो लेते हो तो उसको इस तरीके से हमें मेंशन करना होता है। ये एमएलए स्टाइल का है। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर होता है, जैसे कि आप देखोगे तो इसमें यहाँ पे डॉट है। ठीक है, ये देखो ये डॉट दिखाई दे रहा है ना, तो इसका मतलब फुल स्टॉप, इसमें फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, फिर कॉमा यूज़ करते हैं, एक एक चीज़ में दिखाई देती है। ये इन्वर्टेड कॉमा इसमें यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा यूज़ किए गए हैं, फुल स्टॉप किया गया है। इसके बाद यहाँ पे देखो आप 30 दिया गया है वॉल्यूम। ठीक है, तो ये एक एक चीज़ इसमें हर उसका अपना एक पैटर्न होता है। तो इसमें इन्होंने हमें एग्जाम्पल भी दे रखा है कि एपीए और एमएलए। ठीक है, एपीए और एमएलए में क्या क्या अंतर हो सकता है। देखो एपीए में क्या दे रखा है इन्होंने, एपीए में जब आप ये लिखोगे कि आपने कौन सा टाइटल कहाँ से लिया है, तो उसमें आप क्या दोगे, ऑथर का लास्ट नेम दोगे, ठीक है, ईयर दोगे और पेज नंबर दोगे। ठीक है, जब क्या आपका जो एमएलए है उसमें सिर्फ आप क्या दोगे, ऑथर का नाम दोगे और पेज नंबर दोगे। ठीक है, इसमें आपका ईयर नहीं है। ठीक है, तो ये इतना अंतर होता है, जैसे कि इसमें ईयर इंक्लूड नहीं किया है। जब भी आप इन टेक्स्ट साइटेशन में दे रहे हो, मतलब कि किसी का पैराग्राफ आपने कुछ 2-3 लाइनें ले रखी हैं तो उसमें दे रहे हो, तो इसमें ईयर भी इंक्लूड करोगे अगर आप एपीए स्टाइल वाला रेफरेंस का स्टाइल ले रहे हो तो। ठीक है, इसके अलावा जैसे साइटेशंस में है आपका, इसमें आप देखोगे इसमें कुछ अंतर है। इसमें ऑथर का लास्ट नेम है एमएलए में, ऑथर का फर्स्ट नेम है और टाइटल है, और टाइटल केस है। ठीक है, और इसमें क्या है, ऑथर का लास्ट नेम, इनिशियल, टाइटल एंड सेंटेंस, ये सब इसमें दोगे। ठीक है, तो ये देखो इसमें ये अंतर आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका इसमें जो फॉर्मेटिंग रूल है, इसमें हम रेफरेंस बोलते हैं, इसमें वर्क साइटेड बोलेंगे। ठीक है, जैसे इसमें रेफरेंसेस करेंगे इसमें वर्क साइटेड बोलेंगे। टाइटल पेज चाहिए होता है, इसमें टाइटल पेज नहीं भी होगा तो चल जाएगा। ठीक है, तो ये अलग अलग थोड़े थोड़े से अंतर होते हैं जब हम इसमें हमें डिसाइड करना होता है कि हम कौन सा वाला फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं। अगर हम एपीए फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं तो हमें इसमें पेज नंबर भी डालना, ईयर भी डालना पड़ेगा। अगर हम एमएलए वाला कर रहे हैं तो इसमें ईयर की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वैसे मेरे हिसाब से एपीए ज़्यादा अच्छा होता है, इसमें बहुत सी चीज़ें इसमें ज़्यादा पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा क्लियरिटी होती है। तो ये हमारे कुछ अंतर हैं, इसी को हम आगे देखेंगे अब। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन का, तो आपको एमएलए का तो समझ में आ गया। तो एमएलए में ये सब था जो भी हमने देखा। अब हम दूसरा पढ़ेंगे अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एपीए वाला। ठीक है, ये हम जनरली होम साइंस वाले ये यूज़ करते हैं। इसको सोशल साइंस में यूज़ किया जाता है, साइकोलॉजी में यूज़ किया जाता है, सोशियोलॉजी, लैंग्विस्टिक में, इकोनॉमिक में, क्रिमिनोलॉजी में, बिजनेस और नर्सिंग में, इन सब चीज़ों में हमारा कौन सा यूज़ करते हैं हम, ये वाला अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इन सब सब्जेक्ट्स में यूज़ किया जाता है। इसमें आप कोटेशन दे रहे हो, किसी का पैराग्राफ अगर आपने लिया है, किसी की कोटेशंस कोटेशंस अगर आपने लिए, किसी ने कोई बात कही है और आपने वो 2 लाइन में बात ले रखी है, तो उसमें आप उस ऑथर का नाम दोगे, ईयर दोगे और पेज नंबर दोगे। जिसे ये वाला चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या होते हैं रेफरेंसेस, तो वो मेरी पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से रेफरेंसेस के एग्जाम्पल दिखाए हैं, तो पहले वो देख लेना। अगर आपको रेफरेंसेस समझ में आ गया क्या है, तो किस तरीके से हम रेफरेंसेस लिखते हैं, ये उसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें आप कोटेशन दोगे तो ये सब चीज़ें दोगे। अगर आप टेक्स्ट देते हो तो अगर 40 वर्ड से ज़्यादा आपका टेक्स्ट है, ठीक है, लंबाई में, तो आप क्या करोगे, यूज़ कोटेशन मार्क, तब आप कोटेशन मार्क्स को यूज़ करोगे। ठीक है, अगर 40 वर्ड से ज़्यादा है
14 वर्ड से सॉरी कम है तो ठीक है, तो आप कोटेशन यूज़ करोगे। टाइटल्स में आप इटालियंस एंड कैपिटलाइज्ड और नेसेसरी वर्ड को आप इटालिक्स करोगे, जैसे कि थोड़ा सा वो टेढ़े से नहीं हो जाते वर्ड, इस तरीके के इटालिक्स, ठीक है, वो करोगे और उनको कैपिटलाइज करोगे हर पहले वर्ड अल्फ़ाबेट को, ठीक है। इसमें आप सोर्स पेज भी लिखोगे कि आपने टाइटल कहाँ से लिया है, किसका कहाँ से टाइटल लिया है, ठीक है, ये आपको इसमें देखना है। अगर आप टेक्स्ट साइटेशन ले रहे हो, ठीक है, तो उसमें ऑथर का नाम और आपको ईयर दोगे और कॉमास जो है यहाँ पे अलाउ होंगे, ठीक है, यहाँ पे कॉमास जो होंगे अलाउ होंगे। देखो इस वाले में कॉमा अलाउ नहीं थे, यहाँ देखो इस वाले में आपका जो है कॉमास जो है वो अलाउ नहीं थे, लेकिन यहाँ पे एपीए वाले में कॉमा अलाउ हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको देखनी होंगी इसमें। इसके बाद डबल स्पेस बिटवीन टाइटल पेज एंड बॉडी टेक्स्ट, आप बॉडी टेक्स्ट और डबल स्पेस टाइटल पेज का लिखोगे, ठीक है, तो डबल स्पेस आएगा। जैसे कि आपने फॉन्ट इसका भी 12 है और 1 इंच का इसमें मार्जिन है, 2 शब्दों के बीच में 1 इंच का मार्जिन आप इसमें रखोगे, ठीक है। इसमें देखो ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे अगर आपको किसी की बुक का लिखना है तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, मैंने ये सारी बात बोली है, उसके बाद लास्ट में पैराग्राफ बंद करते हुए मैं क्या लिखूंगी, ब्रैकेट बंद करते हुए सिंग कॉमा 2015 में ये बात बोली गई है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, पीछे जाओगे, फिर देखोगे जो आपकी बिब्लियोग्राफी वाला पोर्शन है उसमें आप इस तरीके से उसे मेंशन करोगे, ठीक है। टाइटल पेज इसमें चाहिए आपका टाइटल पेज क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट सिंगदीपा द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। ये इस तरीके से आप उसका पूरा एड्रेस होगा, किस यूनिवर्सिटी में काम किया है, क्या है, ये टाइटल पेज में आप दोगे, ठीक है। ऑन एवरी पेज, हर पेज में आप टाइटल दोगे लेफ्ट साइड पे, ठीक है, इधर वाली साइड पे आपका टाइटल लिखा हुआ आएगा और पेज नंबर आएगा इस वाले साइड पे लिखा हुआ, ठीक है। तो ये है। फिर शॉर्ट कोटेशन में अकॉर्डिंग टू सिंग, और उसके बाद आप क्या करो, शॉर्ट कोटेशन जो आपकी 2-4 लाइन होंगी वो उसके नीचे आ जाएंगी, ठीक है। और फॉर कोटेशन 40 वर्ड से ज़्यादा होंगे तो आप क्या करोगे, दीपा सिंह डिस्कस, और फिर उसके नीचे सारी लाइनें आएंगी। इसमें बहुत कुछ है लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़ करता है, ठीक है। तो मेन आपको रेफरेंसेज में क्या देखना है कि किस तरीके से आप किसी भी चीज़ का रेफरेंस लिखते हो। जैसे कि मान लो कोई बुक है, ठीक है, किसी राइटर ने कोई बुक लिखी है तो उसका रेफरेंस का स्टाइल क्या आएगा, एपीएम, ठीक है। तो अगर हम इसका एक एग्जांपल देखें कि हम किस तरीके से लिखेंगे, तो सिंपल सी बात है, आप मान लो किसी की बुक है जिससे आपने लिया है, तो ये क्या हो गया, उसका सरनेम हो गया, फिर आप उसका फुल नेम दोगे, ठीक है। आपने उसका फुल नेम दिया, उसके बाद फर्स्ट नेम, फुल नेम नहीं सॉरी फर्स्ट नेम, ठीक है। फिर उसका ईयर लिखोगे ब्रैकेट में, ये एपीए के अंतर्गत, ठीक है, ब्रैकेट में ये लिखोगे। फिर आप उसके पूरी बुक का जो उसका टाइटल है उसका नाम लिखोगे कि ह्यूमन वैल्यू, मान लो उसने टाइटल काम किया है ह्यूमन वैल्यू पे, तो आप ह्यूमन वैल्यू लिखोगे, ठीक है। फिर डैश लिखोगे, लगाने के बाद फिर जो जर्नल है, जर्नल ऑफ होम साइंस, ठीक है, मान लो जर्नल ऑफ होम साइंस में वो छपा है, ठीक है, जर्नल ऑफ होम साइंस में छपा है। उसके बाद आप फिर एक डैश लगाओगे और लिखोगे क्या नंबर था और उसका क्या वॉल्यूम था, मतलब नंबर शायद 14 और वॉल्यूम 3 था उस जर्नल का, ठीक है। उस जर्नल का क्या नंबर वॉल्यूम, हमारे हर जर्नल्स के बने हुए आते हैं। फिर एक कॉमा लगाओगे, उसके बाद पेज नंबर लिखोगे, ठीक है। 200 से 300 पेज तक आपका ये जर्नल में ये वाला आर्टिकल छपा हुआ है, ठीक है। तो फिर इस तरीके से आप रेफरेंस दोगे एपीए का, ठीक है।